दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई 2024 की मूवी ईगल को। और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्टार्टिंग में हम एक लड़की को दिखाते हैं जो एक मार्केट में घूम रही होती है और कपड़ों को देख रही होती है, अलग अलग प्रकार के कॉटन को। तब दुकान की ओनर उस लड़की को बताती है कि एक तेलकोना कॉटन है जो कि यूरोप में बहुत मशहूर है, इंडिया में इसकी कम वैल्यू है। अब वो दुकान की ओनर उस लड़की को कॉटन के बारे में सारी जानकारी देती है और तब हमें पता लगता है उस लड़की का नाम नल्ली है। अब नल्ली कॉटन की उन सारे इन्फॉर्मेशन को न्यूज़पेपर में छाप देती है और जिसके बाद उसके ऑफिस में पुलिस की रेड पिट जाती है। पुलिस वाले आकर बोलते हैं जो तुमने आर्टिकल छापा है उसमें कई सारे इंडियन हिस्ट्री और राज के बारे में और जगह के बारे में लिखा हुआ है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट चीज़ है। तो वो कहती है मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर पुलिस वाले इंट्रोगेशन करते हैं, पूछताछ करते हैं। उसके बाद जब उन्हें समझ में आता है कि हाँ इसे सचमुच का इस बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो छोड़ देते हैं। अब वो बात क्या है दोस्तों वो हमें बाद में पता लगेगी। तो फिलहाल नल्ली ठान लेती है कि इसके पीछे क्या सीक्रेट है मैं ज़रूर जान के रहूँगी, क्योंकि आखिरकार वो एक पत्रकार है और उसका फ़र्ज भी बनता है किसी राज पे से पर्दा उठाना। और उसी सोच के साथ नल्ली अगले दिन तेलकुआ के गांव के हिल्स पे जाके खड़ी हो जाती है और वहाँ वो देखती है जहाँ पहले फैक्ट्री हुआ करती थी जहाँ से कॉटन बन के जाता था, आज वहाँ सिर्फ राख ही राख है। और उसे ये चीज़ समझ नहीं आती तो वो गांव में जाती है और गांव वालों से पूछती है। फिर नल्ली जब नीचे आती है तो वो देखती है एक आदमी एक मूर्ति की पूजा कर रहा है। तो वो नल्ली उससे पूछती है कि ये मूर्ति और ये सब क्या है, इस जगह के बारे में बताओ। तो वो आदमी डर के मारे काँप जाता है और कहता है ये एक तबाही का नतीजा है जो एक रात में आई थी। उसके आगे वो बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं बताता। तो नल्ली इरिटेट होके पास के पुलिस स्टेशन चली जाती है और वहाँ जाके पुलिस वाले से पूछती है कि उस मूर्ति के बारे में बताओ कौन है वो आदमी। तो वो पुलिस वाला भी डरते डरते बताता है कि वो एक आदमी नहीं है, वो पूरी चलती फिरती तबाही है जो एक दिन में सब कुछ ख़त्म कर सकता है। उसके बाद वो पुलिस वाला नल्ली को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन नल्ली वहाँ से वहाँ के एमएलए सोमेश्वर और उसके असिस्टेंट विकास के पास जाती है और उनसे पूछती है उस हिल्स में रहने वाले आदमी की क्या कहानी है। हिल्स का नाम सुनकर वो लोग भी घबरा जाते हैं और नल्ली को भगा देते हैं। अब नल्ली को समझ ही नहीं आता आखिर क्या राज की बात है जो साला कोई भी बता ही नहीं रहा है। लोग सुनते ही काँप रहे हैं। फिर वो उसके असिस्टेंट विकास को डरा धमकाकर उससे उगलने की कोशिश करती है। और उसके बाद हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि उस हील पे पहले एक बहुत बड़ा मकान था आलीशान और उसका मालिक सहदेव था। सहदेव को गाँव वाले मसीहा मानते थे और सहदेव के घर के पीछे ही वो कॉटन फैक्ट्री थी। सहदेव के घर में कोई भी कदम नहीं रख सकता था बिना उसकी मर्जी के, लेकिन उसका एक खास दोस्त था जिसका नाम रॉकी था। उसके बाद हमें दिखाते हैं अगले सीन में सोमेश्वर के पार्टी के लोग अपने चुनाव की रैली ले जा रहे होते, तैयारी कर रहे होते। तो वो लोग कुछ पर्चे को सहदेव के घर भी फेंक देते हैं। गेट के ऊपर से आके नीचे गिरने ही वाला होता है तभी एक तीर आके उस पर लगता है और वो सीधा सोमेश्वर के आदमी के पैर पे लग जाता है। उसके बाद सहदेव बाहर आके बोलता है मेरे घर के अंदर मेरी मर्जी के बगैर अगर किसी ने कदम भी रखा तो उसकी जान चली जाएगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सोमेश्वर के पास राजेश नाम के एक बिजनेसमैन का कॉल आता है जो उसे कहता है कि मुझे टॉप हिल की प्रॉपर्टी चाहिए, बदले में मैं 300 करोड़ देने को तैयार हूँ। और वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि उसके नीचे बॉक्साइट की खदान है और उसे वो खदान चाहिए। और अब नल्ली भी समझ चुकी है कि ये सारा मामला बॉक्साइट से जुड़ा हुआ है। अब नल्ली बिल्कुल मायूस और हताश हो जाती है और वापस जाने लगती है बस में, लेकिन तभी उसे एक रॉ एजेंट पकड़ के अपने अड्डे पे ले आता है। और जब वो अपने अड्डे पे अंदर लेके जा रहा होता है उसे, तब वो कहती इसीलिए पकड़ा है ना ताकि मैं बॉक्साइट के बारे में किसी को बताऊं ना। तो वो रॉ एजेंट बोलता है जैसा तुम समझ रही हो ये मामला उससे काफ़ी गहरा है। ऐसे ही ये बात नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं आ गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद हमें दोस्तों पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे गन्स के कंसाइनमेंट गायब हो रहे हैं जो कि नक्सलवादी और आतंकवादियों के लिए आते थे, उन्हें कोई गायब कर रहा है। रॉ के लोगों को एक आदमी पे शक था जिसका नाम ईगल था और वो लोग कुछ ना कुछ करने की सोचते इस मामले के लिए, और इसलिए वो रॉ का एजेंट यूरोप जाता है। यूरोप में जाके वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर से मिलता है और उससे ईगल के बारे में पूछता है, जिसमें वो बंदा घबरा जाता है और घबरा के वो उसे एक अंडरग्राउंड जगह पे ले जाता है और उसके बाद उसे सारी जानकारी देता है। वो कहता है ईगल एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, वो एक स्नाइपर है और उसका निशाना कभी नहीं चूकता, और तो और वो एक छोटे से छेद से भी तुम्हें मार सकता है। ईगल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और ईगल ने अकेले ही पेट्रो पास्टो नाम के एक यूरोप के गैंग को साफ कर दिया था और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया।
उसके बाद वो रॉ एजेंट बोलता है अच्छा अगर ईगल से कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो वो बंदा बताता है उसके लिए बस एक न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा और वो खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। उसके बाद इनकी मीटिंग यही ख़त्म हो जाती है। वहीं रॉ एजेंट इस बारे में और पता लगाता रहता है, तो उसे पता लगता है कि जितने भी हाईजैक करे हुए ट्रक होते हैं उन सबको उसी हील पे ले जाया जाता है, और जिससे पता लग जाता है कि सहदेव और ईगल एक ही आदमी है। साथ ही साथ रॉ एजेंट नल्ली को ये भी बताता है कि लेकिन अब ईगल मर चुका है, जिस पे नल्ली बहुत दुखी होती है क्योंकि वो उसके बारे में जान नहीं पाई। और उसके बाद वो विकास के पास फिर जाती है और अधिक जानकारी के लिए। वही हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं राजेश के ऊपर ईगल हमला करता है और उसके एक एक करके सारे आदमियों को मार देता है। राजेश उसके बाद देखता है कि मेरी जान खतरे में है और वो ईगल के पैर पकड़ के माफ़ी मांगता है, जिस वजह से ईगल उसे माफ़ कर देता है। उसके बाद राजेश एमएलए को कॉल करके उस डील को कैंसिल कर देता है, ज़मीन वाली डील को। लेकिन एमएलए को लालच आ चुका है क्योंकि उसे पता है बॉक्साइड है उस ज़मीन में, तो वो जाता है, सोचता है सहदेव से बात करके मैं उस ज़मीन को ले लूँगा। लेकिन सहदेव उसे भगा देता है वहाँ से, क्योंकि सहदेव अपनी ज़मीन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता था और ना अपनी फैक्ट्री बंद कर सकता था। उस फैक्ट्री से हजारों लोगों का घर चलता था। मूवी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ पे एसआई विकास को सारी बात बताने से मना कर देता है, और वहीं नल्ली अब पद्मा नाम के एक टीचर के पास आती है क्योंकि उसे ईगल के बारे में कुछ पता था। उसके बाद पद्मा उसे बताती है टीचर बनने से पहले मैं नक्सलवाद के साथ जुड़ी हुई थी, तो हमारा जो लीडर था एक बार उसने मुझे एक अल्ताफ़ नाम के आदमी के पास भेजा जो कि एक टेररिस्ट था, और वो बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास गन्स नहीं आ रही थी। उनकी सारी गन्स रास्ते से ही कोई हाईजैक कर लेता था और हमारे पास भी गन नहीं आ रही थी। हम भी परेशान थे, तो हमने क्या किया, अगले कंसाइनमेंट में एक जीपीएस लगा दिया था और हमने ट्रैक किया। वो जीपीएस सीधा लोकेशन दे रहा था सहदेव के घर की। उससे हमें पता लग गया हाईजैक होने के बाद सारे ट्रक वहीं जाते हैं। उसके बाद मैंने गरीब गांव वालों के साथ उस फैक्ट्री के अंदर काम करना चालू कर दिया और उससे मुझे पता लग गया। लेकिन अब इससे आगे तुम कुछ नहीं समझ पाओगी, और अगर समझ गई तो सारा खेल समझ में आ जाएगा, सारे सीक्रेट खुल जाएंगे। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब नल्ली परेशान है, एक आदमी की इतनी सारी कहानियाँ कैसे हो सकती है। कोई कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, कोई कहता है कि वो हाईजैकर है, और कोई कहता है कि वो फैक्ट्री चलाता है। अब दोस्तों एक ही आदमी के इतने सारे कैरेक्टर, अजीब बात है। उसके बाद नल्ली एमएलए के एक आदमी पेंचुला से जाके मिलती है, जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि एमएलए और पेंचुला मिलके एक गैंगस्टर के पास गए और उन्होंने जाके सहदेव की सुपारी दे दी कि इसे मार दो ताकि उसे वो हील्स वाली ज़मीन मिल सके। तभी हमें अगले ही पल दिखाते हैं कि सहदेव और उसके दोस्त रॉकी को चारों तरफ से उन गुंडों ने घेर लिया है, लेकिन सहदेव अकेला ही उन सबको गोलियां मार के ख़त्म कर देता है और उसका एक भी निशाना नहीं चूकता। वो सबके माथे पे गोली मारता है और उसके चेहरे पे एक सिकश की रेखा तक नहीं रहती। इससे पता लगता है वो कितना बड़ा क्रिमिनल है। वहीं वो पद्मा को पकड़ लेता है और वो समझ जाता है कि पद्मा कुछ तो सीक्रेट करने आई है, इसीलिए वो अपने अलग रूम में उसे बंद करके रख देता है। और जिस गाड़ी से सहदेव की लाश जानी थी एमएलए के पास, उस गाड़ी में वो उस गैंगस्टर की लाश भेज देता है, और जिस लाश को देख के वो डर जाता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि वो अपने गेट के बाहर आता है और एमएलए को देख के बोलता है अब तू यहीं खड़ा रहेगा, और अगर यहाँ से तू हिला तो समझे तू मर गया। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि राजेश ने यूरोप में किसी काली प्रताप को जेल से छुड़वाया है ताकि वो सहदेव को मार सके, क्योंकि अभी भी उसका इंटरेस्ट कम नहीं हुआ था उस ज़मीन से। वहीं सारे रॉ एजेंट मिलके सहदेव के घर अटैक करने वाले थे क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि ईगल यहीं रहता है। पर सबसे पहले उनका एक आदमी अंदर जाता है केबल वाला बन के, और जब वो इशारा करेगा तब बाकी लोग अंदर आएंगे। लेकिन ईगल को ये बात पता होती है क्योंकि उसने हर जगह पे कैमरे लगाए होते। वो उस रॉ एजेंट को अपने एक जगह पे बांध देता है और हमें दिखाते हैं कि वो कैमरे से सब पे नज़र रख रहा है कि कौन कहाँ से आ रहा है और कौन क्या कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाते हैं वहाँ पे आतंकवादी ग्रोह भी आ जाता है। वो लोग अपनी गन्स और हथियार वगैरह वापस लेने आए हैं, और वो अकेले नहीं आए, दूसरी साइड से वो लोग नक्सलवादियों को भी लेके आए हैं। नक्सलवादी जिस टीम में वो पद्मा भी थी। अब आतंकवादी सहदेव के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वहीं साथ ही साथ रॉ के एजेंट भी एक तरफ से हमला करने की कोशिश में थे और नक्सलवादी भी। और हमें समझ में आ जाता है कि अब सिर्फ ईगल को
और उसके दोस्त रॉकी को मिलकर इन सबसे लड़ना होगा। और कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जिसमें वो एक आदमी से मिलती है जो सहदेव के घर के बाहर चाय बेचता था। वो बताता है अगर तुम सारी सच्चाई जानना चाहती हो तो सहदेव के फ्रेंड रॉकी से जाके मिलो, वो सब कुछ बता देगा। अब नल्ली उसके दोस्त रॉकी को ढूंढते ढूंढते यूरोप पहुंचती है और वहाँ वो रॉकी से मिलती है और रॉकी उसे सारी सच्चाई बताता है। उसके बाद वो स्टोरी सुनाता है और पास्ट का दिखाते हैं हमें सीन, जिसमें रॉकी और सहदेव एक साथ थे और उन लोगों को एक सुपारी मिली थी पुलिस वाले को मारने की, काली प्रताप नाम के आदमी को। लेकिन जब वो काली प्रताप को गौर से देख रहे होते हैं मारने के लिए, तभी उसे एक लड़की दिखती है रास्ते में जो उसे बहुत अच्छी लगती है, जिसने इंडियन ड्रेसअप पहन रखा था। और फिर उसके बारे में और पता लगाते हैं तो पता लगता है कि वो इंडियन ट्रेडिशन कपड़े यानी साड़ी वगैरह को यहाँ प्रमोट करती है और उस लड़की का नाम रचना है। इसके साथ साथ वो एक अनाथालय को भी चलाती है, जिस वजह से सहदेव को उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है और सहदेव धीरे धीरे उसे लाइक करने लगता है, फॉलो करने लगता है। और उसकी एक स्टूडेंट रहती है अंजलि नाम की, वो अंजलि को पता लग जाता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, वो बताती है। उसके बाद मिलवाती भी है और इन दोनों में चक्कर चलने लगता है, इनका प्यार चालू हो जाता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। वो रॉ एजेंट कॉल करके नल्ली को बोलता है कि अगर तुम उसके साथ हो, रॉकी के साथ हो, तो हट जाओ, वो एक क्रिमिनल है, उसके साथ तुम्हें भी क्रिमिनल मान लिया जाएगा, तुम परेशानी में पड़ सकती हो। उसके बाद हमें कहानी पास्ट में दिखाते हैं फिर, जहाँ पे सहदेव के घर में रॉ एजेंट ने हमला कर दिया था और उसके बाद स्नाइपरों ने उसे शूट भी कर दिया था, उसे गोली लग गई थी। वहीं हमें दिखाते हैं कि आतंकवादियों ने भी पास्ट में चाइल्ड केयर सेंटर में हमला किया था, जिसमें रचना की भी मौत हो गई थी और साथ ही साथ उस छोटी बच्ची अंजलि की भी मौत हो गई थी। अब अपनी बीवी की मौत के बाद सहदेव को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने ठान लिया कि जिसने भी मेरी बीवी को मारा है उसको मैं मार के रहूँगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ सहदेव के निशाने पे काली प्रताप रहता है, लेकिन वो उसके पास गोली चलाता, उस पर गोली नहीं चलाता, क्योंकि वो आतंकवादियों को पकड़ने वाला होता है काली प्रताप। और सहदेव नहीं चाहता है कि ये आतंकवादियों के पास जाए, वरना इसकी जान को खतरा होगा, क्योंकि ये उस छोटी बच्ची अंजलि के पिता है, जिस अंजलि को आतंकवादियों ने मार दिया था। और हमें पता लगता है कि थोड़े दिनों बाद पुलिस वालों ने उन आतंकवादियों को भी पकड़ लिया था, जिन आतंकवादियों को काली प्रताप पकड़ने वाला था, और उन्हें जेल हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद ही सहदेव के पास अपनी वाइफ का वीडियो आता है, जिसे देख के वो भावुक हो जाता है और वो ठान लेता है कि अब वो किसी भी इनलीगल गन्स रखने वालों को, बंदूक रखने वालों को नहीं छोड़ेगा, सबकी बंदूकें जब्त कर लेगा ताकि किसी और मासूम की जान ना जा पाए। अब सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं कि क्योंकि मिलिट्री ने सहदेव के ऊपर हमला कर दिया था, तो आतंकवादी भी सहदेव के घर में घुसने लगे थे ताकि वो मिलिट्री से पहले ही वो सारे अपने हथियारों को लेके जा सके। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ तो सहदेव और रॉकी दोनों मिलकर उन दोनों का ही वेट कर रहे थे, उन लोगों का ही वेट कर रहे थे। वो उनको बुरी तरीके से मारने लगते हैं और इस चीज़ को मिलिट्री देखती है और मिलिट्री भी उन पर हमला करने लगती है। लेकिन सहदेव सरेंडर कर देता है, हथियार छोड़ देता है, जिस वजह से मिलिट्री उस पर हमला करना बंद कर देती है। और तभी वहाँ दिखाते काली माँ की बहुत बड़ी मूर्ति रहती है, वो आती है और उसके अंदर से गोलियां चलने लगती है और सारे आतंकवादी मर जाते हैं। दरअसल ये इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन है। इसमें मूर्ति के अंदर से पहले ही उसने सेटिंग कर रखी होती गोलियों की, उसके बाद वो अपने गेट को भी खड़ा कर देता है, और जिससे मिलिट्री वाले समझ जाते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और वो फ़ोन करके एयर स्ट्राइक करवाता है, एयर से गोलीबारी चलवाता है। उधर रॉकी को दिखाते, रॉकी उसकी पट्टी कर रहा होता है, तब वो रॉ एजेंट भी सहदेव को बोलता है कि यहाँ का लोकेशन सबको पता लग गया है, अब बहुत सारी मिलिट्री आएगी और तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तब सहदेव रॉ एजेंट को उसके ये काम करने की वजह बताता है। वो कहता है हर साल हजारों लाखों गन्स तैयार होती है, जिनमें से आधी मिलिट्री के पास पहुंच जाती है, आर्मी के पास पहुंच जाती है, लेकिन आधी गन इलीगली आतंकवादियों के पास, नक्सलियों के पास जाती है, और जिससे हजारों लाखों लोगों की मौत होती है। और इस चीज़ को रोकने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ किसी भी मासूम की जान किसी इलीगल गन की वजह से ना जाए। और अब रॉ एजेंट भी समझ जाता है कि सहदेव एक अच्छा आदमी है। वही हमें दिखाते हैं कि काली प्रताप आता है।
और काली प्रताप को ये लगता है कि इसी की वजह से उसकी बेटी मरी है। और हमें दिखाते हैं कि काली प्रताप ने उन सभी आतंकवादियों को जेल में मार दिया था जिन्होंने उसकी बेटी को मारा था, और जिस वजह से उसकी वर्दी भी चली गई, उसकी नौकरी भी चली गई और वो जेल में था। तो काली प्रताप यहाँ पे आता है और आके सहदेव से लड़ाई करने लगता है। इन दोनों की बहुत भयंकर लड़ाई होती है जिसमें सहदेव काली प्रताप को मारते मारते सारी बात बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, बल्कि मैं तो उसे बचाना चाहता था। और तो और हमें यहाँ पे एक राज का खुलासा भी होता है। हमें पता लगता है कि सहदेव की और उसकी वाइफ की एक बेटी भी थी जिसे उसने अपने से दूर रखा और पालता भी रहा, और बाद में वो काली प्रताप को दिखा के बोलता है कि ये है तुम्हारे डैड, और वो बच्ची उससे काफ़ी प्यार करने लगती है। इस तरह से उसकी बेटी की कमी भी पूरी हो गई। अब काली प्रताप को अपनी बेटी भी मिल गई थी। उसके बाद सहदेव ने अपने दोस्त रॉकी और बाकी सारे बंदी लोगों को बाहर बेच के खुद को ब्लास्ट कर लिया था। उस जगह को ब्लास्ट कर लिया जिससे सब बच गए, लेकिन वो मारा गया। लेकिन लास्ट में हमें दिखाते हैं कि सहदेव मारा नहीं था, वो बच गया था, और उसने ईगल नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो इनलीगल गन सप्लाई करने वालों को रोकती है और मारती है। और हमें एक सीन दिखाते हैं कि एक आदमी आता है जो ईगल को मारने आया है, और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, होपफुली आपने इस मूवी को एंजॉय किया। इसका दूसरा पार्ट अभी आना बाकी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।